नमस्ते एवरीवन। हमने अभी तक लास्ट क्लासों में मानक रूप पढ़ चुके थे जो चार प्रकार के होते हैं। चारों के लिए ही कैसे सॉल्यूशन करते हैं, उनके मेथड, उनके प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम चारपीट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये इस यूनिट का भी लास्ट टॉपिक है और ये कई बार पूछा जाता है कि आप चारपीट विधि से हल कीजिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को चारपीट विधि से हल कीजिए। तो आइए देखते हैं। ये एक वैसे तो व्यापक विधि है चारपीट विधि, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पी क्यू जेड एक्स वाई जेड किसी के भी रूप में कैसे भी कोई भी फंक्शन दिया हो, फलन के रूप में दिए हो सारे, तो उनमें ये लगाया जा सकता है चारपीट विधि मेथड। लेकिन मानक रूप में क्या होता था, पर्टिकुलर प्रकार के मतलब एक विशेष प्रकार के लिए विशेष प्रकार की विधि होती थी। चार प्रकार की ऐसी विधि हमने पढ़ी, तो आज हम पढ़ रहे हैं चारपीट विधि। और चारपीट विधि में होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। सपोज माना हमें ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ है जो एक्स वाई जेड पी क्यू का फलन है, उसे सपोज हम समीकरण एक दे देते हैं। हम जानते हैं हमेशा जेड क्या है, दो स्वतंत्र चरों का फलन होता है, नहीं होता। और यहाँ पे जो स्वतंत्र चर होते हैं वो एक्स एंड वाई होते हैं, तो उसे इस प्रकार लिख सकते हैं डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के रूप में। इससे समीकरण 2 दे दो आप। तो चारपीट विधि का मेन टारगेट क्या होता है, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई जेड पी क्यू के रूप में, यानी कि फलन दिया हुआ है, उससे और तथा एक नए, जैसे अभी तक हम सहायक समीकरण के बारे में पढ़ चुके थे, तो कुछ सहायक समीकरणों की सहायता से एक नया मान पी व क्यू के मध्य संबंध निकाल के जो समीकरण 2 है उसमें पी व क्यू का मान रख के हल करते हैं। तो हमें किसका हल प्राप्त होना चाहिए, जो समीकरण 1 दी हुई है उसका हल प्राप्त होना चाहिए। यानी कि चारपीट विधि का मेन उद्देश्य क्या है, जो समीकरण 1 है उसके अतिरिक्त पी तथा क्यू में एक और अन्य संबंध ज्ञात करना है, जो सहायक समीकरण से या चारपीट विधि की समीकरणों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। और उन दोनों से जो प्रथम और जो तृतीय प्राप्त होगी समीकरण, उन दोनों की सहायता से हम पी व क्यू का मान 2 में रखकर हल प्राप्त करते हैं। तो वो तीसरी प्रकार की समीकरण क्या है, ये होगी डीपी अपॉन डी एफ डिवाइड बाई डेल एक्स प्लस पी डी एफ डेल एफ डिवाइड बाई डेल जेड इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डेल एफ डिवाइड बाई डेल वाई प्लस क्यू एफ का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन बराबर डी जेड इक्वल टू माइनस पी एफ का पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन माइनस क्यू मल्टीप्लाई विद एफ का क्यू के सापेक्ष आंशिक अवकलन। और ये बराबर हैं सारे के सारे, तो डी एक्स डिवाइड बाई एफ का पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन, वो भी माइनस में, डी वाई के डिवाइड में क्या आएगा, एफ का क्यू के सापेक्ष आंशिक अवकलन और इक्वल टू डी एफ बाई 0। इसे समीकरण 3 देते हैं। समीकरण 3 को क्या है, हम समीकरण 1 के अभिलाक्षणिक समीकरण भी कहते हैं। और ये सहायक समीकरण है, ये एफ के रूप में यहाँ पे डेल ए बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल जेड, एफ का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, एफ का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ये मान रख कर ये सहायक समीकरण ज्ञात करते हैं। और समीकरण 1 और सहायक समीकरण की सहायता से हम क्या करते हैं, पी व क्यू के मान ज्ञात करते हैं, और पी व क्यू के मान के ज्ञात करके हम समीकरण 2 में रखते हैं, वहां से हम हल प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जिसे हम चारपीट विधि से हल करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। सपोज हमें ये एक्सरसाइज दी हुई है, हमें दिया हुआ है हल कीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट बंद वाई इक्वल टू क्यू जेड, ऐसे हमें दिया हुआ है। तो इसे हम फलन के रूप में लिख सकते हैं, दी गई आंशिक अवकल समीकरण एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू क्या है, ये पूरा का पूरा होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
वाई माइनस क्यू जेड, इसे समीकरण 1 दे दो। अब इस समीकरण का क्या करेंगे हम, समीकरण 1 के लिए क्या निकालेंगे, अब लाक्षणिक समीकरण भी बोल सकते हैं और सहायक समीकरण भी। तो समीकरण 1 की सहायक समीकरण 4 पीठ विधि से, समीकरण 1 के लिए हमें पता है dp डिवाइड क्या होता है, तो समीकरण 1 के लिए सहायक समीकरण ये हुई और ये डेल एफ इक्वल टू 0। अब इसमें मान रखते हैं समीकरण 1 का f के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके, तो डी पी इसके डिवाइड में क्या है, f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो यहाँ पे ए f है हमारा फंक्शन, उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 0 आएगा नहीं आएगा, तो ये 0 प्लस p। अब क्या करना है हमें, f का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन, जब z के सापेक्ष करेंगे तो माइनस क्यू आएगा नहीं आएगा, ये माइनस क्यू इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई वही f का y के सापेक्ष, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू f का क्यू के x का f का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो माइनस क्यू आया। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा यहाँ पे, पी स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा, वो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। उसके बाद आता है डेल जेड, उसमें क्या आता है माइनस पी और पी के साथ मल्टीप्लाई में एफ का जेड के सापेक्ष पी के सापेक्ष। अब इसका पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 2py आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, माइनस क्यू और फिर उसके बाद में जेड का क्यू के सापेक्ष। अब इसका क्यू के सापेक्ष करेंगे तो 2qy तो यहां हो गया और यहां माइनस जेड, और dx के डिवाइड में क्या होता है, f का p के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो f का p के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या है, देखो f का जब p के सापेक्ष करेंगे तो 2py, y के नीचे q का f का q के सापेक्ष आंशिक अवकलन और माइनस, तो q के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हुआ 2qy और यहाँ q की जगह z, 2qy और q का 1 हो गया और ये z, और ये बराबर में डेल एफ डिवाइड बाई 0। ये हुई नहीं हुई, नेक्स्ट स्टेप में इस समीकरण को लिखो, देखें सॉल्व करके। यहाँ पे तो dp अपॉन माइनस पी क्यू, ये बचा नहीं बचा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसल, तो डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहां पे 2p स्क्वायर
2q²। ये आया नहीं है, और उसके बाद में ये हुआ। इसे समीकरण 3 दे दो, समीकरण 2 दे दो। चलो अभी तक 2 नहीं दिया हमने। अब देखो प्रथम 2 पदों से समीकरण 3 के प्रथम 2 समीकरण 2 के प्रथम 2 पदों से देखो, इसे P से P तो ये कैंसिल हो गया, और इसके बाद में ये PdP प्लस Q dQ इक्वल टू 0। अब समाकलन करने पर P² प्लस Q² इक्वल टू, देखो P का तो क्या होगा P²/2, Q का क्या होगा Q²/2, और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह में A²/2 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ इन दोनों के नीचे जो 2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ इसे इस रूप में। ए जहां स्वेच अचर है, ठीक है। तो ये आया समीकरण 3। अब समीकरण 1 में देखो, देखिए समीकरण 1 ये है, यहां पे P² प्लस Q² की जगह हम A² रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं ना। समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर यहाँ A² आया, और यहाँ पे QZ ऐसे कैसे रह गया? ये आया नहीं आया, और यहां से Q का मान क्या आया? ये समीकरण 4। समीकरण 4 व 3 से देखो P² प्लस Q² था, तो Q² की जगह हम ये रख सकते हैं, नहीं रख सकते? A²y/z, A²y/z का स्क्वायर इक्वल टू A², ऐसे रख सकते हैं। ये P² की जगह फिर यहाँ पे ले जाएंगे इसे इस तरफ, तो A² माइनस A⁴ y² डिवाइड बाई Z², ये सब हो सकता है।
और ये ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन, यहाँ पे 1 माइनस ए वाई डिवाइड बाई जेड का होल स्क्वायर। ऐसा आया नहीं आया? तो P बराबर क्या आया हमारे पास? ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए वाई डिवाइड बाई जेड का स्क्वायर, ऐसा। और Q का मान क्या है? ए वाई बाई ए स्क्वायर वाई बाई जेड। यही है या नहीं है? देखो यही है ना। अब इसे समीकरण 5 दे दो। समीकरण 4 व 5 से P व Q के मान dz इक्वल टू P dx प्लस Q dy में रखने पर देखिए P व Q के मान रखो, देखिए यहां पर तो ये dz इक्वल टू P का मान क्या था? ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए वाई डिवाइड बाई जेड का स्क्वायर dx प्लस ए स्क्वायर वाई डिवाइड बाई जेड dy। ये हुआ नहीं हुआ? अब इन दोनों को एक तरफ ले जाते हैं। देखें ऐसे कर सकते हैं क्या? dz माइनस ए स्क्वायर वाई सॉरी वाई, यहां पे dy आएगा, dy। और ये इक्वल टू ये ए स्क्वायर रूट में 1 माइनस ए वाई ये dx। अब देखो इसे इसके नीचे ले जा सकते हैं क्या? ऐसे इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, जेड dz माइनस ए स्क्वायर वाई dy और डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए dx। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो दोनों तरफ का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन करने पर क्या आएगा? इस तरफ तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां बी क्या है? वही स्वैच अचर है। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद में क्या आएगा? यहां आएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू
माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसे ये भी तो लिख सकते हैं ना, जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ये तो हमारा क्या हुआ, पूर्ण हल हुआ। अब इसका व्यापक हल और विचित्र हल निकालते हैं। इसे समीकरण नंबर सपोज 6 दे दो। अब विचित्र हल कैसे निकालेंगे? विचित्र हल में क्या होता है, जो दोनों स्वैच अचर है उन्हें गायब करके, और व्यापक हल में क्या करेंगे, b बराबर क्या रख सकते हैं हम, फाई ए, कि दी गई आंशिक अवकल समीकरण का पूर्ण हल है। अब इसका क्या निकालेंगे हम, विचित्र हल और व्यापक हल। विचित्र हल में समीकरण 6 का ए के सापेक्ष तथा बी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर जो प्राप्त होगा, उन दोनों से हम क्या करेंगे, ए व बी को विलुप्त करेंगे। समीकरण 6 का ए तथा बी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर क्या आया, देखिए देखो यहां पे जेड स्क्वायर तो 0 हो गया, यहां पे ए के सापेक्ष किया तो 2ay स्क्वायर, और यहां पे 2ax प्लस बी एक्स। ए के सापेक्ष करने पे यहां 0 और यहां पे 2ay स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी, फिर ए के सापेक्ष किया तो ax। ये समीकरण नंबर 7 हो गई। और जब बी के सापेक्ष किया तो ये 0, यहां b है ही नहीं इसमें, क्योंकि वहां पे a स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो उसका 0 हो गया, प्लस इसका होल स्क्वायर था तो इसका भी ax प्लस b और 2 आगे, और b का क्या हुआ 1। तो समीकरण 7 व 8 दोनों से a व b को विलुप्त करने पर आठ से स्वैच अचरों को विलुप्त करने पर प्राप्त प्रतिबंध विचित्र हल होगा। ठीक है, विचित्र हल कैसे निकालेंगे, जो हमारा पूर्ण हल आया था उसमें दो स्वैच अचर आए थे, दोनों के सापेक्ष हमें आंशिक अवकलन करना है, और आंशिक अवकलन करने पे दो समीकरण प्राप्त हुए, उनके माध्यम से हमें उन सभी तीनों समीकरणों के माध्यम से ए व बी को विलुप्त करना है, और ए व बी को जब विलुप्त करेंगे तो कोई प्रतिबंध प्राप्त होगा, वही प्रतिबंधी क्या कहलाएगा, विचित्र हल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अब हम आते हैं पूर्ण हल।
पूर्ण हल के लिए समीकरण, सॉरी व्यापक हल, पूर्ण हल तो हुआ था, व्यापक हल समीकरण 6 में b बराबर फंक्शन ऑफ a रखने पर, तो क्या आया वो, जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5a का होल स्क्वायर। ये आया नहीं आया? ये समीकरण 9, समीकरण 9 का ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर अब एक के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 2ay स्क्वायर हो गया प्लस ये 2 बाहर, ये ax प्लस 5a, और यहाँ पे a का तो 1 हो गया और x ऐसे कैसे प्लस 5 का 5 a हो गया, ये हुआ, ये 10। समीकरण 9 और 10 से हम 5a का मान ज्ञात कर सकते हैं। पूर्ण हल प्राप्त करते हैं। a का मान a के पदों में ठीक है। तो दिए गए क्वेश्चंस के लिए हमने पूर्ण हल निकाला, व्यापक हल निकाला, विचित्र हल निकाला। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।